हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सीए फाउंडेशन के अकाउंट सब्जेक्ट में कंपनी अकाउंट्स का जो टॉपिक है उसके स्टडी मैट के एमसीक्यूज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ फीचर ऑफ कंपनी। मतलब इनमें से क्या फीचर नहीं है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी तो फीचर है दोस्तों, परपेचुअल एग्जिस्टेंस भी फीचर है, मेंबर हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं, ये फीचर नहीं है क्योंकि कंपनी में मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, तो ये नो है, इसीलिए ये आंसर है। सेकंड में आते हैं, इन अ गवर्नमेंट कंपनी द होल्डिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन पेड अप शेयर कैपिटल शुड नॉट बी लेस देन, यानी गवर्नमेंट कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिमम कितना स्टेक होना चाहिए, तो उसका आंसर है दोस्तों 51% एटलीस्ट ऑफ पेड अप कैपिटल। तो 51% ऑफ पेड अप कैपिटल इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन आप याद कीजिए, इट इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो ऑप्शंस में देख लीजिए, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए, तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, तो बी आंसर करेक्ट है दोस्तों इसका। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is not a feature of प्राइवेट कंपनी, यानी प्राइवेट कंपनी का क्या फीचर नहीं है। तो रिस्ट्रिक्ट्स द राइट्स ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर शेयर, पहला ऑप्शन ये है, ये बिल्कुल फीचर है क्योंकि प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये बात लिखनी होती है। सेकंड, इट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट ऑन द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू एनी लिमिट। देखिए ये बात गलत लिखी हुई है क्योंकि प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स पे रिस्ट्रिक्शन है अप टू 200, आप जानते हैं, तो इसमें लिखा है इट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट, जबकि रिस्ट्रिक्ट करता है, तो ये फॉल्स लिखा हुआ है दोस्तों। इसके बाद इट डज नॉट इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इन जनरल, यानी प्राइवेट कंपनी में पब्लिक आमतौर पे शेयर्स नहीं खरीदती, तो ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो ये ट्रू लिखा हुआ है बिल्कुल। तो फाइनल आंसर क्या होगा दोस्तों? फाइनल आंसर ये होगा, फॉल्स वाले को आपको टिक करना है क्योंकि नॉट अ फीचर को देखना था। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंडर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर डिस्क्लोज्ड। असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर डिस्क्लोज्ड बेस्ड ऑन व्हाट? तीन ऑप्शन है, करेंट, नॉन करेंट, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल और आखिरी में ओन, नॉट ओन। अब दोस्तों आप लोग बैलेंस शीट के प्रोफार्मा में ध्यान दिए होंगे, करेंट असेट्स जो होती है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, करेंट असेट और नॉन करेंट असेट। नॉन करेंट मतलब लॉन्ग टर्म, करेंट मतलब शॉर्ट टर्म, और लाइबिलिटी भी नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी में बाइफर्केटेड होती है, तो इसीलिए इसका आंसर ए होगा। सिक्स्थ एमसीक्यू, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रिस्क्राइब्स द फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ। तो बेटा शेड्यूल 3 जो कंपनीज एक्ट में है वो किस चीज का फॉर्मेट बताता है? आंसर बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का बताता है। सेवेंथ क्वेश्चन, अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट एट विच प्लेस। तो कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट दोस्तों रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना होता है, ये कंपनीज एक्ट के सेक्शन 128 में लिखा हुआ है, ये सीए इंटर में भी पढ़ाया जाता है। सेक्शन 128 में लिखा है रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करना होता है। एट्थ क्वेश्चन में आते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, बट कुछ कंपनीज के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो किसके लिए ऑप्शनल है वो मैं आपको बता देता हूं, 1% कंपनी के लिए ऑप्शनल है इन तीनों में से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी आर प्रिस्क्राइब्ड बाय, यानी एक्चुअली ये क्वेश्चन में थोड़ी सी सुधार की जरूरत है कि द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए, यानी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर कैसा होना चाहिए, ये क्वेश्चन होना चाहिए, और उसका आंसर होगा शेड्यूल 3 माय डियर फ्रेंड्स, उसका आंसर होगा शेड्यूल 3। नाइन्थ क्वेश्चन में, नाइन्थ हो गया अपना, 10th में आते हैं। फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ करेंट असेट। अब देखिए दोस्तों, इन्वेंट्री बिल्कुल करेंट असेट है क्योंकि वो 12 मंथ्स के अंदर रियलाइज हो जाती है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नॉन करेंट है दोस्तों, ये नॉन करेंट है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होती है। इनटेंजिबल असेट भी नॉन करेंट में ही आती है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। 11th क्वेश्चन में चलते हैं। अर्निंग पर शेयर इज टू बी डिस्क्लोज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट।
यानी कौन सा सेक्शन कंपनीज एक्ट का कहता है कि कंपनी को अर्निंग पर शेयर डिस्क्लोज करना पड़ेगा, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कौन से सेक्शन में डिस्क्लोज होता है। सॉरी, इंटरप्रिटेशन सेक्शन का यहाँ पे मतलब सेक्शन नंबर नहीं है। बैलेंस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ना दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीजें होती है, बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूछ रहा है कि अर्निंग पर शेयर को आप बैलेंस शीट में दिखाते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाते हो। तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं दोस्तों। नेट प्रॉफिट आने के बाद प्रॉफिट पर शेयर। अब आप बोलोगे सर ये अर्निंग पर शेयर भी थोड़ा समझा दीजिए। तो अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है कि जो कंपनी का 1 साल का प्रॉफिट होता है ना, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं दोस्तों। तो पता चलता है कि प्रॉफिट यानी कि अर्निंग पर शेयर कितनी है, एक शेयर के अगेंस्ट में कितनी कमाई है, इसको पीएल में दिखाना पड़ता है। 12th एमसीक्यू, फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट। तो इसमें से कौन सी टाइप की कंपनी एक्चुअल में कंपनीज एक्ट में कंपनी नहीं है? तो स्मॉल कंपनी तो है, प्राइवेट कंपनी भी है, लार्ज कंपनी नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो इसीलिए ये आंसर होगा दोस्तों। ये हो गया आपका फर्स्ट यूनिट के एमसीक्यू। आइए दोस्तों नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। ये इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स के संबंध में है। पहला क्वेश्चन, द एक्सेस प्राइस रिसीव्ड ओवर द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। पार वैल्यू का मतलब होता है फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू से ज्यादा जो पैसा मिलता है उसको कौन से अकाउंट में क्रेडिट करना चाहिए? तो आंसर है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाओगे तो ये चीज सीखे होंगे। सेकेंड, सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट में बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी फॉर विच पर्पस। तो ये क्वेश्चन दोस्तों सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट के ऊपर है कि एसपीए को कंपनी कहां यूज कर सकती है। तो 3 ऑप्शन है, राइटिंग ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, दूसरा लिखा है राइटिंग ऑफ लॉस ऑफ रिवेन्यू नेचर, और तीसरा लिखा है राइटिंग ऑफ द एक्सपेंस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। क्वेश्चन है कि इसमें से किस में यूज कर सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन में से केवल एक ही पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो दोस्तों। जब आप सेक्शन 52 पढ़ोगे ना तो उसमें 5 यूजेस लिखे हुए हैं दोस्तों, 5 यूजेस। उस 5 यूजेस में ना दोस्तों, 5 यूजेस में ये वाला ऑप्शन जो है सी वाला, ये 5 में से एक है, जबकि ये जो 2 शुरुआत के ए और बी लिखे हुए हैं ना, इस पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। और मैं आपको एक ब्रीफ व्यू याद कराता हूं। हम लोग बोनस शेयर के लिए इशू कर सकते हैं एसपीए को, हम लोग एक्सपेंडिचर ऑन इशू ऑफ शेयर्स के लिए यूज कर सकते हैं, हम लोग प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं, उसके लिए यूज कर सकते हैं। 5 यूजेस हैं, उसमें से एक ये है। ये दोनों बिल्कुल नहीं है। सेक्शन 52 से क्वेश्चन है। थर्ड पढ़ते हैं, व्हेन द शेयर्स आर फोरफीटेड। तो आपको शेयर फोरफीचर की जर्नल एंट्री 1 मिनट सोचनी है। द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ डैश यहां पे। तो बेटा जब शेयर फोरफीचर होता है ना, तो शेयर कैपिटल अकाउंट आप सबसे पहले डेबिट करते हो, तो उस डेबिट के बाजू में कौन से फिगर लिखना पड़ता है, और साथ में आप आखिरी में शेयर फोरफीचर अकाउंट क्रेडिट करते हो, तो आपको शेयर फोरफीचर अकाउंट में क्रेडिट कौन से अमाउंट से करना चाहिए? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो कंसेप्ट है, जो शेयर कैपिटल अकाउंट होता है ना दोस्तों, वो कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट होता है, कॉल्ड अप अमाउंट से। और जो शेयर फोरफीचर अकाउंट है ना, जो क्रेडिट होता है, वो एक प्रकार से कंपनी को जितने पैसे मिल चुके होते हैं, जो कंपनी को वापस नहीं करने हैं, उससे क्रेडिट होता है। तो इसीलिए इसका आंसर सी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 4th क्वेश्चन, टी लिमिटेड प्रपोज्ड टू इशू 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 40%, यानी इशू प्राइस रहेगा 140। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी टू बी कलेक्टेड एज पर कंपनीज एक्ट इज व्हाट? अब दोस्तों कंपनीज एक्ट में शेयर एप्लीकेशन स्टेज में मिनिमम कितना अमाउंट कंपनी को मंगवाना चाहिए, उसका परसेंटेज है 5% ऑफ फेस वैल्यू। ये कंसेप्ट है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए है, उसका 5% मंगाना है, तो इसका आंसर होगा 5 रुपए। एक आपको क्लियर कर देता हूं, ये कंपनीज एक्ट के ऊपर क्वेश्चन है, जबकि सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से है कि इशू प्राइस का 25%। हालांकि शायद आपके कोर्स में नहीं है सेबी रेगुलेशंस का, बट मैं जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं। कंपनीज एक्ट में तो फेस वैल्यू का 5% है, सेबी रेगुलेशंस में इशू प्राइस का 25% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविडेंड आर यूजुअली पेड एज अ परसेंटेज ऑफ।
इस क्वेश्चन का मतलब है कि जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो डिविडेंड कंपनी एक परसेंटेज के रूप में डिक्लेयर करती है, 5%, 10%, 20%। तो वो परसेंटेज कौन सी अमाउंट पे कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होता है दोस्तों पेड अप कैपिटल। कभी भी प्रॉफिट का परसेंट नहीं होता, अगर डिविडेंड पे आउट रेट बोलता ना तो प्रॉफिट का परसेंट होता वो, पर डिविडेंड रेट केवल बोला है ना तो वो पेड अप कैपिटल का होगा। अब ये देखिए, अभी मैं बात कर ही रहा था आपसे, वो आ गया अपना सेबी रेगुलेशन वाला, मतलब आपके कोर्स में है वो। तो एज पर द सेबी गाइडलाइन ऑन इश्यू ऑफ शेयर द एप्लीकेशन मनी शुड बी एटलीस्ट, यानी एप्लीकेशन मनी पूरे इशू प्राइस का कितना परसेंट होना चाहिए, तो वो है 25% ऑफ इशू प्राइस। देखिए दोस्तों, कंपनीज एक्ट और इसमें थोड़ा फर्क है ना, परसेंट भी अलग है और जिस पे कैलकुलेट करना है वो भी अलग है, जस्ट नोटिस करना। 7th क्वेश्चन में चलते हैं। G Limited acquired assets worth 7,50,000 from H Limited by issue of shares of 100 rupees at a premium of 25%. Now, the number of shares to be issued by G Limited to settle the purchase consideration will be. इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है कि आप अमाउंट पेबल को न्यूमरेटर में रखो। तो जी लिमिटेड ने जो असेट खरीदी है उसके लिए अमाउंट पेबल कितना है वो देखो, 7.5 लाख रुपए होगा, क्योंकि 7.5 लाख की असेट है। उसको डिवाइड करना है शेयर की इशू प्राइस से, जो आप एक शेयर इशू कर रहे हो ना उसका इशू प्राइस लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों 7.5 लाख रुपए पेबल है, तो 7.5 लाख अमाउंट में और इशू प्राइस 100 रुपए प्लस 25% 125, तो 7.5 लाख रुपए को 125 से डिवाइड करेंगे आप लोग, तो आपका कैलकुलेशन करने से 6,000 शेयर्स आंसर आएगा। नेक्स्ट 8, सिक्योरिटी प्रीमियम इज प्रेजेंटेड एज अ पार्ट ऑफ। इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम के रूप में पैसा कमाती है उसको कंपनी अपनी बैलेंस शीट में किस हेड के अंदर दिखाती है, तो आंसर है दोस्तों सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि कंपनी के लिए प्रॉफिट है तो वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है। 9th क्वेश्चन, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट प्रिस्क्राइब द फॉर्मेट फॉर, ये अपन पिछले टॉपिक में भी पढ़े, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट बताता है, यानी बैलेंस शीट और पीएल का फॉर्मेट बताता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, डिविडेंड ऑन डैश हैव टू बी पेड बिफोर डिविडेंड ऑन डैश शेयर्स। इसका मतलब कौन सा डिविडेंड हमको पहले देना पड़ता है, प्रेफरेंस शेयर की इक्विटी शेयर, मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड की इक्विटी डिविडेंड। तो आंसर है प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड पहले देते हैं जिसको प्रेफरेंस डिविडेंड कहते हैं, और इक्विटी डिविडेंड का इक्विटी शेयर पे डिविडेंड बाद में देते हैं जिसको इक्विटी डिविडेंड कहते हैं। तो थोड़ा देख के अंडरलाइन करना, डिविडेंड ऑन डैश शेयर्स हैव टू बी पेड बिफोर, तो आंसर होगा प्रेफरेंस पे बिफोर देंगे, बिफोर इक्विटी, तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों। 11th क्वेश्चन पे आते हैं, प्रेफरेंस शेयर आर डैश अनलेस एक्सप्रेसली स्टेटेड अदरवाइज, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, इंटरेस्ट बियरिंग। देखिए दोस्तों इसका आंसर तो वैसे पार्टिसिपेटिंग है, पर मैं आपको पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग का 1 मिनट मतलब बताता हूं। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है, ओरली बता रहा हूं कि पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर में एक फीचर होता है कि प्रेफरेंस डिविडेंड एक बार तो मिलता ही है, फर्स्ट बार तो मिलता ही है एक ही ईयर में। उसके बाद कंपनी के पास प्रॉफिट बचता है तो कंपनी इक्विटी डिविडेंड देती है, और इक्विटी डिविडेंड देने के बाद अगर और प्रॉफिट बचता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को दोबारा डिविडेंड मिलेगा एक ही फाइनेंशियल ईयर में। इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। और जो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होते हैं ना, उसका मतलब होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक बार डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा, और उसके बाद जो प्रॉफिट कंपनी के पास बचेगा ना वो किसी को नहीं मिलेगा, वो कंपनी के पास ही रहेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोबारा नहीं क्लेम कर सकते। और जो भी मैं सेकेंड वाला आपको डिविडेंड का तरीका बताया ना, ये ही नॉर्मल होता है, नॉर्मली इसी टाइप का प्रेफरेंस शेयर होता है। तभी एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर किस टाइप के होते हैं, तो आंसर होगा नॉन पार्टिसिपेटिंग टाइप के। ऐसे याद रखो, पार्टिसिपेटिंग में 2 बार डिविडेंड मिलता है एक ही साल में, और नॉन पार्टिसिपेटिंग में एक ही बार मिलता है, और नॉर्मली एक ही बार ही मिलता है, तभी आंसर नॉन पार्टिसिपेटिंग होगा। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये है दोस्तों इशू ऑफ डिबेंचर्स के संबंध में एमसीक्यू। ओनली 8 एमसीक्यू है, जल्दी से करते हैं। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट इज व्हाट,
प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अपीयरिंग इन बैलेंस शीट इज व्हाट? ये क्वेश्चन है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का मतलब क्या? इसका मतलब है कि कंपनी डिबेंचर नाम के कर्जे को पे ऑफ कर रही थी, रीपे कर रही थी, पर जितने रुपए डिबेंचर की फेस वैल्यू था उससे ज्यादा रुपया कंपनी ने पे किया। सपोज कंपनी ने 1 लाख के डिबेंचर इशू करके रखे थे, बट वापस करने के टाइम पे कंपनी को 1 लाख से ज्यादा 1,10,000 देना पड़ गया, तो इसमें 10,000 रुपए जो एक्स्ट्रा दिया उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कंपनी के लिए एक प्रकार से नुकसान है। बट मेरे दोस्तों, क्योंकि ये नुकसान है तो मेरे हिसाब से ये एक नॉमिनल अकाउंट है एक्सपेंडिचर के रूप में। स्टडी मेट में सी पर्सनल अकाउंट दिया है, मैं उससे अग्री नहीं करता, मेरे को ए ऑप्शन इसका सही लगता है दोस्तों। नेक्स्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेबल बिफोर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर्स, dividend on shares. Second, accumulated in case of loss in case of inadequate profit. Third, is payable after the payment of preference dividend but before payment of equity dividend. अब मैं एक एक पॉइंट के ऊपर कमेंट कर रहा हूं। पहला पॉइंट जो लिखा है ना वो एकदम सही लिखा है कि किसी भी टाइप का डिविडेंड देने से पहले कंपनी को डिबेंचर इंटरेस्ट पे करना है, ये बिल्कुल ट्रू बात लिखी है। दूसरी बात लिखी है कि अगर कंपनी को लॉस हो जाता है तो डिबेंचर इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता जाता है, ये ऐसा नहीं है, एक्यूमुलेट नहीं होता। ये जिस साल मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला। एक्चुअली इसमें ये केस है, एक्यूमुलेट तो भूल जाइए, अगर आपको लॉस भी हो रहा है तो भी आपको पे जरूर करना है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इस साल प्रॉफिट नहीं है तो हम अगले साल जोड़ के दे देंगे, ऐसा है ही नहीं। लॉस होगा तो भी पे करना है, तो एक्यूमुलेट नहीं होता है, इनफैक्ट पे करना पड़ता है। तो ये सेंटेंस इसलिए फॉल्स है। लास्ट वाला लिखा है कि जो डिबेंचर पर इंटरेस्ट है वो प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद और इक्विटी डिविडेंड देने से पहले देना पड़ता है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि दोनों टाइप के डिविडेंड देने से पहले डिबेंचर इंटरेस्ट देना पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। एफ लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम जी कंपनी फॉर अ बुक वैल्यू ऑफ 4 lakhs। तो एफ लिमिटेड ने जी लिमिटेड से 4 लाख की बुक वैल्यू की असेट खरीदी, ठीक है। द कंसिडरेशन वॉज पेड बाय इशू ऑफ 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें डिवेंचर अकाउंट आप कितने रुपए से क्रेडिट करोगे। थोड़ा डिटेल क्वेश्चन है, 1 मिनट में आपको मैं यहीं पे वर्किंग नोट वगैरह करके बताता हूं। सबसे पहले ना इसमें यह निकालना पड़ेगा कि नंबर ऑफ डिवेंचर कितने इशू होंगे। नंबर ऑफ डिवेंचर, उसका फॉर्मूला होगा अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। तो अमाउंट पेबल होगा बेटा 4 लाख रुपए, क्योंकि 4 लाख की एसेट खरीदी आपने, और इशू प्राइस जो रहेगा दोस्तों वो 100 रुपए प्लस 25% 125 होगा। इससे आपका आंसर आएगा कि आपको 320 डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे। और जब 320 डिवेंचर इशू होंगे ना तो उसकी जर्नल एंट्री कहां क्या होगी वो मैं आपको यहां पे खाली जगह पे लिख के बता रहा हूं। इसकी जर्नल एंट्री होगी, फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट होगा। फिक्स्ड असेट जो भी आप खरीदे हो ना वो कॉस्ट से डेबिट होगा, वो 4 लाख रुपए से डेबिट होगा। फिर डिबेंचर क्रेडिट होगा टू डिबेंचर, और ये फेस वैल्यू से क्रेडिट होगा। कितना अमाउंट आपने 320 डिबेंचर इशू किए है ना, तो 320 इंटू 100 3,20,000 रुपए से डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा। बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएगा, बैलेंसिंग फिगर ये 80,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिबेंचर अकाउंट कितने से क्रेडिट करोगे, तो उसका आंसर होगा 3,20,000। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बियरर डिबेंचर। बियरर डिबेंचर की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, यानी जो 3 ऑप्शन दिए हैं ना दोस्तों उसमें दो पॉइंट ऐसे हैं जो कैरेक्टरिस्टिक है, हमको गलत वाला ढूंढना है। तो फोर्थ में पहला लिखा है दे आर ट्रीटेड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, दूसरा लिखा है देयर ट्रांसफर रिक्वायर्स डीड ऑफ ट्रांसफर, और तीसरा लिखा है दे आर ट्रांसफरेबल बाय मेयरली डिलीवरी। देखिए दोस्तों आखिरी वाला तो बिल्कुल ट्रू लिखा है, क्योंकि बियरर डिबेंचर बस दे देने से ही ट्रांसफर हो जाते हैं, उसके लिए कोई ट्रांसफर डीड की जरूरत नहीं पड़ती।
तो इसीलिए जो यहां लिखा है कि ट्रांसफर डीड की जरूरत पड़ती है, ये फॉल्स लिखा है दोस्तों, ये फॉल्स लिखा है। और पहला लिखा है कि क्या ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए फॉल्स बी है, तो बी आंसर होगा। फिफ्थ पढ़ते हैं, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी देन द फाइनल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द कोलैटरल डिबेंचर्स इन द बुक्स इज, ये क्वेश्चन अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, फिफ्थ वाला। तो जब डिबेंचर को हम लोग गिरवी के रूप में इशू करते हैं, कोई कर्जा लेते हैं और साथ में डिबेंचर इशू करते हैं कोलैटरल के लिए, तो इसमें दो अप्रोच होती है दोस्तों। या तो इस ट्रांजेक्शन की एंट्री मत करिए, ये भी सही है, और अगर एंट्री करते हैं तो एंट्री होती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ये एंट्री पास होती है दोस्तों। इसीलिए इसमें बी आंसर करेक्ट होगा, बी नहीं, बी नहीं होगा दोस्तों, ये सॉरी सी आंसर सही होगा। सी आंसर का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, सिक्स्थ क्वेश्चन में, व्हेन डिबेंचर आर रिडीमेबल एट डिफरेंट डेट्स देन द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर शुड बी रिटर्न ऑफ। क्वेश्चन का मतलब है कि अगर आपकी कंपनी डिबेंचर को धीरे धीरे करके अलग अलग साल में रिडीम कर रही है, तो जो टोटल डिस्काउंट का अमाउंट है जो इशू के टाइम पे कंपनी ने डिस्काउंट दिया होगा, उसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसको कैसे राइट ऑफ करना चाहिए। पहला ऑप्शन है एवरी ईयर बाय अप्लाइंग सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 6B, 6 का बी ऑप्शन क्या दिया है, एवरी ईयर बाय अप्लाइंग स्ट्रेट लाइन मेथड। और तीसरा लिखा है रिटर्न ऑफ टू PL अकाउंट इन फुल इन द ईयर ऑफ फाइनल और लास्ट रिडेम्पशन। सबके ऑप्शन के ऊपर बता रहा हूं मैं। देखो बेटा, बी ऑप्शन तब सही होता, मैं नहीं बोल रहा ये सही है, ये तब सही होता जब हम लोग ये तब सही होता जब हम लोग एक बराबर अमाउंट से मतलब जब हम लोग एक साथ आखिरी में रिडीम करते ना, तब सेकेंड मेथड सही होता। जैसे आपने डिबेंचर 100 रुपए का इशू किया 90 रुपए में, और आपको 10 रुपए का डिस्काउंट का खर्चा है, और अगर आप एक साथ 10 साल बाद ही रिडीम करने वाले हो, तो 10 रुपए को एक एक बराबर स्ट्रेट लाइन मेथड से राइट ऑफ करते। तो ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये डिफरेंट डेट वाले में ये वाला नहीं लगा सकते आप। डिफरेंट डेट वाले में सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड लगता है दोस्तों। और आखिरी वाला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक साथ राइट ऑफ कभी नहीं किया जाता, एक साथ राइट ऑफ करना अलाउड नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ इशू धीरे धीरे हर साल राइट ऑफ करना पड़ता है। सेवेंथ में चलते हैं, डिबेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट व्हेन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। डिबेंचर को डिस्काउंट में कब इशू करते हैं? देखिए दोस्तों, सीधी बात है, जब डिबेंचर इशू होता है ना, तो उसको उस पे कंपनी को कुछ ना कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसको कूपन रेट बोलते हैं दोस्तों, कूपन रेट। अब एक अपना कॉमन सेंस बनाइए, अगर कंपनी जो कूपन रेट दे रही है डिबेंचर पे, वो अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट्स के बराबर देगी, सपोज बराबर देगी, तो उस केस में उस डिबेंचर, वो न्यूट्रल डिबेंचर है, तो ऐसे डिबेंचर को कंपनी प्रीमियम में इशू नहीं करके, डिस्काउंट में भी इशू नहीं करके, एट पार भी इशू करेगी तो लोग ले लेंगे। दूसरा बता रहा हूं बेटा, ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर कंपनी जो इंटरेस्ट ऑफर कर रही है, अगर वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा ऑफर कर रही है, तो उस केस में ना लोगों के बीच में काफी डिमांड आएगी उस डिबेंचर की, और ऐसे केस में कंपनी उस डिमांड का फायदा उठा के डिबेंचर को प्रीमियम में भी इशू कर सकती है। ये कब बताया मैं? जब कंपनी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेगी डिबेंचर पर। और बेटा, अगर कंपनी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम इंटरेस्ट ऑफर कर रही है, तो फिर डिबेंचर अनअट्रैक्टिव हो जाते हैं इन्वेस्टर के लिए। इस टाइप के डिबेंचर को कंपनी को, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट में देना पड़ता है। तो फाइनल आंसर हुआ कि कंपनी का इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा और मार्केट इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, तब डिबेंचर को डिस्काउंट में इशू करते हैं, जिसका ऑप्शन होगा ए, मार्केट इंटरेस्ट रेट इज हायर देन इंटरेस्ट रेट। लास्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर अट्रैक्ट विच टाइप ऑफ टैक्स। तो इस पे ना दोस्तों, कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देने के टाइम पे जितना इंटरेस्ट बनता है ना, उसका कुछ पोर्शन
टैक्स काट के उनको देती है। जैसे कंपनी को किसी इन्वेस्टर को 1 लाख का डिवेंचर इंटरेस्ट देना है, 1 लाख का डिवेंचर इंटरेस्ट, और टैक्स टीडीएस रेट है मान लीजिए 10%, तो कंपनी 1 लाख रुपए का 10%, 10,000 अपने पास रोक देती है, इन्वेस्टर को 90,000 देती है, और ये जो 10,000 है ये कंपनी गवर्नमेंट के पास जमा कर देती है उस इन्वेस्टर के अकाउंट में। तो एक प्रकार से इन्वेस्टर का नुकसान नहीं हो रहा है, टैक्स गवर्नमेंट को जा जरूर रहा है बट उसी इन्वेस्टर के नाम पे जा रहा है। ओके, तो टीडीएस इज द करेक्ट आंसर इसका। तो ये हो गया दोस्तों अपना ये वाला यूनिट। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं, नेक्स्ट यूनिट को। लिखा है अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट्स इशू, इसके एमसीक्यू। चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर बोनस शेयर अंडर कंपनीज एक्ट। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग सीआरआर को यूज कर सकते हैं, एसपीए को यूज कर सकते हैं, जनरल रिजर्व को यूज कर सकते हैं, पीएल को यूज कर सकते हैं। तो इसको तो यूज कर सकते हैं, ये यस है, बट रीवैल्यूएशन रिजर्व को यूज नहीं कर सकते, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को यूज नहीं कर सकते। तो सॉरी, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को यूज कर सकते हैं, तो सीआरआर जैसे मैंने पहले बोला। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट का जो आंसर है ना, उसका आंसर होगा रीवैल्यूएशन रिजर्व। सेकेंड एमसीक्यू में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिगार्ड टू डिक्लेयरिंग एंड इशूइंग बोनस शेयर। तो बोनस शेयर इशू करने के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है। पहला लिखा है असेट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंपनी टू द शेयर होल्डर। नहीं बेटा, बहुत गलत लिखा है। बोनस शेयर इशू करने में कंपनी इन्वेस्टर को कोई असेट तो नहीं देती है, ये नो होगा बेटा। इसके बाद अब बोनस शेयर रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये बात बहुत सही लिखा है, बहुत सही लिखा है, ये बहुत सही लिखा है, क्योंकि बोनस शेयर इशू करने से कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस कम हो जाता है और उतने ही अमाउंट से शेयर कैपिटल बढ़ जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन लिखा है दोस्तों तीसरा ऑप्शन लिखा है अ बोनस इशू इज सेम एज डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। नहीं बेटा, ये गलत है, सेम नहीं है, सेम नहीं है। शेयर होल्डर को जरूर रिवॉर्ड करते हैं बट सेम नहीं है, क्योंकि इसमें ना कंपनी शेयर होल्डर को कैश देती है और इसमें कंपनी शेयर होल्डर को शेयर देती है, तो दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस है, तो सेम तो बिल्कुल नहीं है। थर्ड में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन केस ऑफ बोनस इशू। पहला लिखा है, मतलब हमने को सही वाला सेंटेंस ढूंढना है, कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर विल गेट बोनस शेयर इन द सेम प्रपोर्शन एज टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। सेकेंड लिखा है बोनस शेयर मे बी इशूड टू कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ सच डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। ये थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों। हाँ, थर्ड क्वेश्चन। इसमें ना दोस्तों दोनों ही बातें सही लिखी हुई है। पहले मैं सेकंड वाले पे कमेंट करूंगा कि कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब क्या होता है। कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब होता है कि किसी इन्वेस्टर के पास इस वक्त शेयर नहीं है, डिबेंचर है, बट कंपनी ने उसको क्या बोला है कि जब हम लोग का रिडेम्पशन का टाइम आएगा ना, तो आपके पास ऑप्शन होगा, इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होगा कि वो अपने डिबेंचर को कंपनी को देके अपना पैसा जितना बनता है उतने रुपए के इक्विटी शेयर ले ले। तो इस टाइप के फीचर जब डिबेंचर में होते हैं तो उसको कन्वर्टेबल डिबेंचर बोलते हैं। तो आप बोलोगे सर कन्वर्टेबल डिबेंचर में तो इन्वेस्टर जो है उसके पास अभी तो इक्विटी शेयर नहीं है, उसके पास तो भविष्य में जाके इक्विटी शेयर आएंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बट कंपनी लॉ में क्या प्रोविजन है कि भविष्य में भी इक्विटी शेयर अगर आने वाले हैं कन्वर्जन के टाइम पे, तो उस बंदे को, उस इन्वेस्टर को बोनस शेयर जरूर मिलना चाहिए। तभी सेकंड बात देखिए, बोनस शेयर में बी इशूड टू कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ सच डिबेंचर इनटू शेयर। ये बिल्कुल सही बात लिखी है। और दूसरा पॉइंट ये भी है, कहानी में जोड़ दूं मैं, कि जो उस इन्वेस्टर को डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर को जो बोनस शेयर मिलेंगे ना, वो एग्जैक्टली वही रेशियो में मिलेंगे जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिले थे। यानी अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को 1:2 के रेशियो में सपोज बोनस शेयर मिले हैं, तो कन्वर्टेबल डिबेंचर वालों के साथ भी अन्याय नहीं होगा, उनको भी 1:2 के टाइम रेशियो में ही मिलेंगे। तभी बहुत सही है, दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। अगला पढ़ते हैं, बोनस इशू इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट। बोनस इशू को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको स्क्रिप इशू यानी स्टॉक इशू भी बोलते हैं, स्टॉक बोनस भी बोलते हैं। ये भी ऑप्शन सही है, स्टॉक इशू, स्क्रिप इशू। स्क्रिप वर्ड का मतलब होता है शेयर या स्टॉक। कैपिटलाइजेशन इशू, ये भी सही है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, 11। बोनस इशू इज नॉट मेड अनलेस।
पार्टली पेड अप शेयर आर फुल्ली पेड, बिल्कुल सही लिखा है। पार्टली पेड शेयर पे बोनस शेयर नहीं मिल सकता, पार्टली को पहले फुल्ली करना पड़ता है। दूसरा, इट शुड बी प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। तो दोनों यस है, इसलिए ये आंसर होगा। तो अगला लिखा है बोनस इशू हैज द फॉलोइंग इफेक्ट, यानी कंपनी जब बोनस शेयर इशू करती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। पहला लिखा है मार्केट प्राइस गेट्स एडजस्टेड ऑन इशू ऑफ बोनस शेयर। दूसरा लिखा है इफेक्टिव अर्निंग पर शेयर गेट्स इंक्रीज्ड एंड बुक वैल्यू पर शेयर ऑल्सो गेट्स इंक्रीज्ड। पर शेयर बोल रहा है, हाँ। उसके बाद बोल रहा है मार्केट जनरली टेक दिस एक्शन इज अनफेवरेबल। तीन ऑप्शन है दोस्तों, तीनों के ऊपर कमेंट कर रहा हूं। पहले सी के ऊपर कमेंट कर रहा हूं। मार्केट कभी भी बोनस इशू को अनफेवरेबल नहीं लेता दोस्तों, ये फॉल्स है, क्योंकि उस बोनस शेयर को पॉजिटिव इफेक्ट लिया जाता है मार्केट में। सेकेंड पॉइंट पे कमेंट कर रहा हूं, इफेक्टिव अर्निंग पर शेयर कॉमा बुक वैल्यू पर शेयर एंड अदर पर शेयर वैल्यू स्टैंड इंक्रीज्ड, ये ऑप्शन लिखा है। नहीं बेटा, बोनस शेयर इशू करने से कोई भी चीज पे प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि बोनस शेयर इशू करने से कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस कम हो जाता है, शेयर कैपिटल बढ़ जाता है सेम अमाउंट से। और दोनों की दोनों चीजें, शेयर कैपिटल हो चाहे रिजर्व एंड सरप्लस हो, दोनों है तो दोनों नेटवर्थ का ही पार्ट। तो नेटवर्थ तो कंपनी की चेंज नहीं हुई, और नेटवर्थ चेंज नहीं हुई, इसीलिए बुक वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आएगा, राइट। इसीलिए इंक्रीज नहीं होता, इट डज नॉट गेट इंपैक्टेड। और जो पहला लिखा है मार्केट प्राइस गेट्स एडजस्टेड, मार्केट प्राइस पर शेयर जो होता है ना, वो बिल्कुल एडजस्ट होता है, वो हाफ हो जाता है एक्चुअली, मतलब कम हो जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन पे। एबीसी लिमिटेड रिजॉल्व टू इशू बोनस शेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर। यानी बोनस शेयर इशू करने के लिए क्या पहले कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करनी पड़ती, ये क्वेश्चन है। ऑथराइजेशन ऑफ एओए, ये तो करनी पड़ती है। टाइमली पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉइज सच एज प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेचुटी, नहीं ये भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप इसमें डिफॉल्ट किए हो तो आप बोनस शेयर नहीं इशू कर सकते। अगला लिखा है सफिशिएंट बैलेंस इन बैंक अकाउंट, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बोनस शेयर में कंपनी को कोई कैश पे करना ही नहीं है, तो सफिशिएंट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट का कोई रोल नहीं होगा दोस्तों। एट्थ क्वेश्चन, इन केस ऑफ फर्दर इशू ऑफ शेयर्स द राइट टू रिनाउंस द शेयर्स इन फेवरेबल ऑफ थर्ड पार्टी। ये फर्दर इशू ऑफ शेयर को आप एक मिनट राइट शेयर्स पढ़ो, और रिनाउंस वर्ड का मतलब होता है ट्रांसफर करना। अगर हमको शेयर की जरूरत नहीं है तो हम किसी और को दे सकते हैं, इस फैसिलिटी को बोलते हैं रिनाउंस करना। अब फिर से क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं। इन केस ऑफ फर्दर इशू ऑफ शेयर्स द राइट टू रिनाउंस द शेयर इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी must include a right exercisable by person concerned to renounce the shares. It should include a right exercisable by the person concerned to renounce the share. अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। Must include a right exercisable by person concerned to renounce the share. Should include a right exercisable by the person concerned to renounce the share, एक ही बात लिखी है। फिर लिखा है is deemed to include right exercisable by person concerned to renounce the share subject to provisions of article। देखो बेटा, मैं सीधा अपने कंसेप्ट पे आता हूं। जब भी कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट शेयर्स इशू करती है ना दोस्तों, तो राइट शेयर्स ऑफर किए जाते हैं इन्वेस्टर को, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को। अगर उसकी मर्जी हुई तो वो उसको सब्सक्राइब करेगा, सब मर्जी नहीं हुई तो सब्सक्राइब नहीं करेगा। और उसके पास एक और बीच का ऑप्शन होता है कि अगर उसको लगता है कि उसके काम का नहीं है ये राइट शेयर सब्सक्राइब करना, बट किसी और उसके पहचान वाले व्यक्ति को वो ये अधिकार ट्रांसफर कर सकता है, तो वो अपने पहचान वाले व्यक्ति को ये अधिकार दे सकता है। और ये अधिकार डीम्ड रहता है कि उसके पास है। बस कंपनी के एओए में प्रोविजन होना चाहिए, बाकी इन्वेस्टर अपना ये अधिकार दूसरे को कभी भी दे सकता है, ये मान के रखना चाहिए कि ये अधिकार है, इसीलिए सी आंसर करेक्ट है। आइए दोस्तों नाइन्थ पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अ कंपनी शेयर फेस वैल्यू इज 10 रुपए, फेस वैल्यू 10 रुपए, बुक वैल्यू 20 रुपए, ये ना यूजलेस होगा बेटा। इशू प्राइस इज 30 रुपए,
एंड मार्केट प्राइस इज 40 रुपए, ठीक है। वाइल रिकॉर्डिंग द इशू ऑफ राइट शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से क्रेडिट करोगे? इस बहाने आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर एक कंपनी राइट शेयर इशू करती है ना तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। तो मैं आपको यहां बॉटम में बता रहा हूं बेटा, जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट करना पड़ता है, और बैंक अकाउंट आप डेबिट करते हो इशू प्राइस से, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना पड़ता है, ये आप क्रेडिट करते हो फेस वैल्यू से, और नॉर्मली फेस वैल्यू से ज्यादा इशू प्राइस होता है, तो बैलेंसिंग फिगर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाता है। अब आप इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू देखिए 10 रुपए, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में 10 रुपए आएगा। इशू प्राइस ढूंढिए, ये रहा इशू प्राइस 30 रुपए, तो यहां पे आएगा 30 रुपीज, और इसका डिफरेंस है 20 रुपीज, तो एसपीए में 20 रुपीज आएगा। ये जो बुक वैल्यू पर शेयर दिया है और मार्केट प्राइस पर शेयर दिया है, ये यूजलेस है, यूजलेस है जर्नल एंट्री के क्वेश्चन में। 10th क्वेश्चन, राइट शेयर्स इनेबल द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू मेंटेन देयर प्रोपोर्शनल होल्डिंग। ये क्या हुआ है? हाँ ठीक है, फाइन। राइट शेयर्स इनेबल द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, थोड़ा और इधर करूं क्या? ठीक है। राइट शेयर इनेबल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू मेंटेन देयर प्रोपोर्शनल होल्डिंग इन द कंपनी। दूसरा लिखा है राइट शेयर्स डज नॉट कॉज डाइल्यूशन इन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। एक एक के ऊपर कमेंट करते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है राइट शेयर्स के बदले में, राइट शेयर्स से एक इन्वेस्टर अपना कंपनी में जितना परसेंट शेयर है उसको वो मेंटेन कर पाता है। लेट मी गिव यू अ एग्जांपल, ठीक है। वैसे इसका आंसर यस है कि बिल्कुल सही आंसर यस क्यों है? मान लीजिए कि मेरे पास किसी कंपनी के 10% शेयर्स थे, उस कंपनी के टोटल 100 शेयर इशूड थे, 100 में से 10% शेयर मेरे पास थे, ठीक है दोस्तों। अब उस कंपनी ने 50 न्यू राइट शेयर्स इशू किए, तो जब कंपनी 50 न्यू राइट शेयर इशू करेगी ना, तो उन 50 शेयर का 10% मेरे को भी ऑफर किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं इस कंपनी का 10% शेयर होल्डर था, तो जो नए शेयर्स आएंगे ना 50 शेयर्स, उसका 10% शेयर मेरे को ऑफर किए जाएंगे, राइट। और अब मान लीजिए कि मैं उस कंपनी के उन 50 शेयर का 10% जो मेरे को ऑफर किए गए थे वो मैं सब्सक्राइब कर लिया, तो मेरी टोटल शेयर होल्डिंग हो जाएगी पुराने 10 शेयर और नए 5 शेयर, राइट, 15 शेयर्स। और अब कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं? आंसर है 150, क्योंकि कंपनी ने पुराने 100 शेयर इशू करके रखे थे और नए 150 इशू किए, तो सॉरी नए 50 इशू किए, तो टोटल हो गए 150। तो अभी मेरी शेयर होल्डिंग रही 10%, जबकि पहले मेरी शेयर होल्डिंग कितनी थी? 10 शेयर्स मेरे पास थे आउट ऑफ 100 शेयर, तो पहले भी तो 10% ही शेयर होल्डर था, और जो नए शेयर सब्सक्राइब किया मैं, उसको सब्सक्राइब करने के बाद टोटल में मेरा परसेंटेज सेम है। तो ये वाला आंसर जो है ना, ये वाला, ये तो करेक्ट है। दूसरा पॉइंट लिखा है राइट्स इशू डज नॉट कॉज डाइल्यूशन इन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। इसका मतलब क्या राइट्स इशू आने से कंपनी के मार्केट प्राइस जो शेयर की चल रही है वो कम नहीं होती क्या? ऐसा बोल रहा है। ऐसी बात नहीं है, राइट्स इशू आ जाने से कंपनी के शेयर मार्केट के प्राइस कम हो जाते हैं, थोड़े से कम हो जाते हैं। उसका एक फॉर्मूला होता है पूरा, क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, इन्वेस्टर के पास पुराने प्राइस के, महंगे प्राइस के कुछ शेयर्स होते हैं, फिर कंपनी उसको सस्ते प्राइस पे भी नए शेयर दे देती है। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि इन्वेस्टर की एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। एवरेज कॉस्ट कम होने के कारण उन लोग थोड़े कम कॉस्ट में भी शेयर बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसीलिए थोड़ी सी मार्केट प्राइस डाइल्यूट होती है। तो ये ऑप्शन फॉल्स लिखा हुआ है। आखिरी क्वेश्चन, एक्स राइट्स प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? वही मैं अभी डिस्कस ही कर रहा था आपसे कि पुराने शेयर हमारे पास पुराने राइट महंगे रेट में होते हैं, फिर नए शेयर हम लोग नए प्राइस पे कम रेट में खरीदते हैं, फिर उसका नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं तो एक वेटेड एवरेज प्राइस होता है, उसी को एक्स राइट प्राइस बोलते हैं। इसका फॉर्मूला 11th क्वेश्चन का, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा काम का है ये। इसका फॉर्मूला है सर, जो आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स है ना, उसकी प्रेजेंट मार्केट प्राइस
से मल्टीप्लीकेशन करते हैं जब, तो उसको कम राइट्स वैल्यू बोलते हैं। और फिर जो आपको राइट शेयर्स मिलते हैं, उसको राइट्स इशू प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाता है। इन दोनों के सम को डिवाइड किया जाता है पुराने नंबर ऑफ शेयर्स प्लस एग्जिस्टिंग नए राइट शेयर्स से, तो एक एक्स राइट प्राइस आती है, इसलिए इसका आंसर ए है। आइए लास्ट यूनिट डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। यह है आपका रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसमें सिर्फ 6 क्वेश्चन हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूज टू, तो बोनस शेयर के लिए तो यूज कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। रिडीम प्रेफरेंस शेयर, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ लग रहा है मेरे को, ये थोड़ा गलत लिखा है। ये ऐसे बोलता ना कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं, तो एक अलग बात होती, तो ये नो है, इसलिए ये आंसर है। फिर लिखा है एस लिमिटेड इशू 2000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच एट पार ऑन 1/4/22 विच आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो एक हिसाब लगाइए, 2000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, तो 2 लाख की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर हो गए, प्रीमियम 10% है तो 20,000 रुपए का प्रीमियम होगा बेटा, ये कंपनी के लिए लॉस है। हाँ, आगे लिखा है फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन द कंपनी इशूड 1500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं। एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी टू सीआरआर विल बी। देखो बेटा, सीआरआर में कितना ट्रांसफर करना चाहिए ना, इसका एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको लिख के बता रहा हूं। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम्ड, यानी आप कितने की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम किए, ये पहले आपको लिखना है। इससे आपको माइनस करना है फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड, ये दोनों फिगर आपको लिखना है। प्रीमियम वगैरह को सब इग्नोर करो। तो बेटा आपने कितने की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए, 2 लाख। उसके बदले आपने कितने की फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर इशू किए, वो है 1500 इंटू 100, 1500 शेयर्स इंटू 100, यानी 1.5 लाख की फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर आपने इशू किए। तो डिफरेंस है 50,000 रुपया आपको फ्री रिजर्व से सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसका जो डिफरेंस आएगा ना 50,000, इतना आपको फ्री रिजर्व से ट्रांसफर करना पड़ेगा सीआरआर में। आइए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ सीआरआर, यानी क्वेश्चन का मतलब है कि सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए आप इनमें से कौन से प्रॉफिट को यूज नहीं कर सकते। पीएल को तो यूज कर सकते हैं दोस्तों, जनरल रिजर्व को भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, इसको अनक्लेम्ड डिविडेंड को नहीं कर सकते, ये तो हमारे लिए लाइबिलिटी है, वैसे भी प्रॉफिट तो है भी नहीं। As per section 52 of Companies Act, the amount in the security premium account cannot be used for bonus share, इसके लिए तो कर सकते हैं, writing of losses of company, for purchase of own share। तो दोस्तों परचेज ऑफ ओन शेयर का मतलब होता है बायबैक, और बायबैक के लिए हम बिल्कुल यूज कर सकते हैं, तो ये भी यस है। सेक्शन 52 पढ़ के समझ में आ जाएगा, और लॉस को राइट ऑफ करने के लिए नहीं यूज कर सकते। 5th क्वेश्चन, which of the following can be used for redemption of preference share? प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए हम कौन से पैसे को यूज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। तो इसका आंसर है दोस्तों, इक्विटी शेयर को इशू करके जो पैसे आते हैं उस पैसे को बिल्कुल यूज कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए। अगर हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं, उससे जो पैसे आते हैं, अगर हम उससे प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किए ना, तो हमको सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि आप पैसे तो ये भी यूज कर सकते हो बी और सी, बट इस केस में आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा। तो एक्चुअली इस एमसीक्यू को थोड़ा अलग वे में समझिए। पैसे तो तीनों यूज हो सकते हैं, बट ए वाला यूज करोगे ना इक्विटी शेयर वाला, तो आपको सीआरआर नहीं बनाना पड़ेगा, फ्री रिजर्व से सीआरआर में नहीं डालना पड़ेगा। जबकि आप बी और सी को यूज किए तो फ्री रिजर्व से सीआरआर में डालना पड़ेगा। इसीलिए इस सेंस में पढ़ेंगे कि ए बेटर ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन, प्रेफरेंस शेयर अमाउंटिंग टू 2 लाख रुपीज which were already issued are redeemed at a premium of 5% by issue of shares amounting to rupees 1 lakh at a premium of 10%. The amount to be transferred to CRR. अभी बताया था फॉर्मूला, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम। तो बेटा कितने का फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए, 2 लाख के,
वो प्रीमियम में रिडीम हो रहे हैं उसको इग्नोर करो। फिर कितने की फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो उसको देखो। वो प्रीमियम में इशू हो रहे हैं, इसको भी इग्नोर करो बेटा। प्रीमियम में इशू हो रहे हैं तो इग्नोर करो। 1 लाख, तो 2 लाख में से 1 लाख को हटाइए, 1 लाख बचेगा, इतना आपको ट्रांसफर करना है। So, my dear friends, in such a small video, we have discussed all the 5 units MCQ in a single class. Hope you have learned something. Thank you.